तो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह। मैं आज आप लोगों के लिए एमसीक्यू की सीरीज़ ला रहा हूँ। अब ये चाहे आप नेट जेआरएफ के स्टूडेंट हों, चाहे टीजीटी पीजीटी के हों, आप चाहे ऑडिटिंग के हों, आप कॉमर्स के जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप ऑडिटर का बैच दे रहे हैं, चाहे जिसका भी, चाहे ऑडिट हो, चाहे बिजनेस लॉ, चाहे अकाउंट हो, किसी भी सब्जेक्ट का मैं पार्टिकुलर टेस्ट सीरीज बनाऊंगा। तो हर टेस्ट सीरीज का जो कह सकते हैं कि पार्ट होगा, 25-25 क्वेश्चन का मैं मेनली कवर करूंगा, ताकि जल्दी भी कवर हो जाए और आप लोग इसे किसी भी टाइम पर 15-20 मिनट में देख करके ख़त्म कर लें। तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑडिटिंग के एमसीक्यू में। सबसे पहला एमसीक्यू जो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, आज सबसे पहला एमसीक्यू है, एक मिनट। सबसे पहला एमसीक्यू है, कह रहा है कि ऑडिट नोटबुक कंटेन, मतलब ऑडिट नोटबुक में क्या चीज़ें आती हैं। वेरियस डेट ऑफ रेफरेंस, डिटेल्ड ऑफ वर्क डन, नोट रिगार्डिंग आइटम रिक्वायरिंग क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा, ऑल ऑफ द अबव। कह रहा है कि जो ऑडिट नोटबुक बनाई जाती है उसमें क्या चीज़ें आती हैं। कह रहा है कि क्या वेरियस डेट्स ऑफ रेफरेंस आती हैं, मतलब कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो डेट होते हैं रेफरेंस के वो आते हैं, या आपने डिटेल में काम किया है, ऑडिटर ने काम किया, कंपनी में ऑडिट किया डिटेल में, क्या वो आता है, या नोट्स रिगार्डिंग आइटम रिक्वायरिंग क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन, या ऑडिटर ऑडिट नोटबुक में उन आइटम को लिखता है कि क्या चीज़ पे हमें एक्सप्लेनेशन करनी, किस चीज़ को लेके क्लैरिफिकेशन करना है, क्या चीज़ ऑडिट नोटबुक में आती है, ये आपसे पूछ रहा। तो भाई इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा, इसमें जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला बच्चों आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारी बातें इस नोटबुक में आती हैं। तो कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक है। अब अगला आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ ब्रॉडर स्कोप, मतलब नीचे चार बातें बताई गई, चार आइटम दिया, पूछ रहा है कि इसमें से किसका सबसे बड़ा स्कोप होता है, इंटरनल कंट्रोल का, या इंटरनल ऑडिट का, या इंटरनल चेकिंग का, या नन ऑफ द अबव का। तो याद रखिएगा, इसमें जो है नन ऑफ द अबव आंसर आएगा, बिकॉज ये सब लिमिटेड स्कोप वाले होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में अगर पूछ रहा होता, जो सीए करता है बच्चों, तो वो उसका स्कोप लिमिटेड होता। तो इन सब का स्कोप जो है कहीं ना कहीं लिमिटेड होगा, ये ब्रॉडर स्कोप नहीं है। अगला आता है, एन इंटरनल ऑडिटर इज। अब तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक इंटरनल ऑडिटर, जाहिर सी बात है बच्चों, कंपनी का एम्प्लॉय होता है जो इंटरनल ऑडिट करता है। वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, वो सीए भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो सीए नहीं हो, लेकिन वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, कंपनी का स्टाफ होता है। तो कह रहा है कि एन इंटरनल ऑडिटर इज टेम्पररी एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय, डेली वेजेज, नन ऑफ द अबव। तो परमानेंट एम्प्लॉय होता है, याद रखिएगा इस बात को, जो परमानेंट होते हैं वही लोग इंटरनल ऑडिट करते हैं। अच्छा, ये मैं जब आपको थ्योरी सीरीज बताऊंगा तो ये उसमें बताऊंगा, 4-5 लेक्चर में थ्योरी सीरीज करूंगा ताकि ऑडिट क्लियर हो जाए। अभी टेस्ट सीरीज चलने दीजिए। फिर आता है कि द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ वाउचिंग इज। पूछ रहा है आपसे कि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वाउचिंग का वो क्या होता है। कह रहा है कि टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, या फिर कंडक्ट रूटीन चेकिंग, या फिर वेरीफाई ऑथेंटिसिटी एंड अथॉरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, या चेकिंग ऑफ वाउचर। आपसे पूछ रहा है कि जो वाउचिंग का मेन उद्देश्य होता है, प्रमाणन का मेन उद्देश्य क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाना, या रूटीन चेकिंग को मतलब नैतिक जांच को कंडक्ट करना, या वेरीफाई करना ट्रांजैक्शन को, या फिर चेकिंग ऑफ वाउचर। जाहिर सी बात है वाउचिंग वाउचर का पार्ट होता है, तो इसमें कोई भी चीज़ नहीं आएगी बच्चों, इसमें आपका आंसर होगा लास्ट, चेकिंग ऑफ वाउचर्स। याद रखिएगा, 4 का डी आंसर होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब अगला टॉपिक आता है, पॉइंट नंबर 5, वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ। कह रहा वैल्यूएशन किसके बेस पर किया जाता है, वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन, मार्केटिंग मतलब विपणन, इंटरनल चेकिंग मतलब आंतरिक जांच, या वाउचिंग। वैल्यूएशन किसके बेस पर किया जाता है, तो क्वेश्चन आता है वैल्यूएशन किसके बेस पर होता है। याद रखिएगा, वैल्यूएशन हमेशा किसी भी असेट्स और लाइबिलिटी के सत्यापन के बेस पे होता है। जब मैं वेरिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो वहां समझ में आएगा, वेरिफिकेशन के बेस पे होता है। आंसर होगा ए। अगला टॉपिक आता है, द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाई। देखो बच्चों, क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। कह रहा है द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाई, पहला अंकेक्षक कंपनी का कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, या कंपनी लॉ बोर्ड करती है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, या शेयर होल्डर्स करते हैं। तो याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मारिएगा। क्या मारिएगा आप लोग आंसर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दे और वो पूछे आपसे
कि फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट में कौन अपॉइंट करता है, तो याद रखिएगा कैग अपॉइंट करता। कौन अपॉइंट करता? CAG, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। चलिए अब आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अ नंबर ऑफ चेक एंड कंट्रोल एक्सरसाइज इन अ बिजनेस टू इंश्योर इट्स एफिशिएंट वर्किंग इज नोन एज। कह रहा है बहुत सारी मात्रा में जांच होती है जो कंपनी के कार्य को कंट्रोल करती है जिससे एफिशिएंट पर्याप्त मात्रा में कार्य होता है, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको बच्चों हम लोग जानते हैं इंटरनल चेक। इंटरनल चेक का मतलब होता है जब कंपनी के एक एम्प्लॉय के द्वारा दूसरे एम्प्लॉय के कार्यों की जांच होती है। तो पर डे ये काम कंपनी करवाती है। इससे कंपनी में छोटी मोटी गलतियां, छोटे मोटे फ्रॉड या कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड होने से बच गया है तो वो सारी बातें इंटरनल चेक में पता कर ली जाती हैं और उनका प्रॉपर मेंटेन हो जाता है रिकॉर्ड। तो भैया ये इसका आंसर होगा इंटरनल चेक। याद रखिएगा इसका आंसर ए होगा, इंटरनल चेक। अब अगला टॉपिक आता है वाउचर रिलेटेड टू। प्रमाणन किससे संबंध रखता है? कैश रिसिप्ट से, कैश पेमेंट से, क्रेडिट ट्रांजैक्शन से, ऑल ऑफ द अबव से। तो इसमें आंसर सिंपल है, ऑल ऑफ द अबव। भाई वाउचर किसी भी चीज़ का होता है, कैश रिसिप्ट भी वाउचर है, कैश पेमेंट भी वाउचर है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा वाउचर का जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है इंटरनल चेक इज मीन्ड फॉर, कह रहा है इंटरनल चेक का मतलब क्या होता है? फ्रॉड को रोकना, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड या फ्रॉड को पता करना, हेल्पिंग ऑडिट इन डेप्थ या ऑडिट डेप्थ में करने की हेल्प करना। मतलब ऑडिटर जब ऑडिट करने आता है तो इंटरनल चेक से क्या ऑडिटर को हेल्प होती है डेप्थ में ऑडिट करने की, या एरर्स को डिटेक्ट करना। तो आंसर इसका है ये तीनों नहीं, तीनों सेकेंडरी मैटर है। हेल्पिंग ऑडिट इन डेप्थ इसका आंसर होगा ऑडिट को डेप्थ में करने के लिए हेल्प करना, इसलिए इंटरनल चेक कराया जाता है ताकि लास्ट में ऑडिटर बहुत अच्छे से ऑडिट करके रिपोर्ट दे के जाए। अब आता बेटा लास्ट, सॉरी 10th नंबर क्वेश्चन। अब आता 10th नंबर, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। इंटरनल ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? मैंने कहा ये कंपनी का स्टाफ होता है, कंपनी परमानेंट एम्प्लॉय होता है। तो कंपनी के एम्प्लॉय को जो भी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं वो मैनेजमेंट करता है। तो ये आंसर होगा द मैनेजमेंट। तो इसमें 4 आंसर हैं, द मैनेजमेंट, द शेयर होल्डर, द गवर्नमेंट, द स्टैच्यूटरी बॉडी। तो याद रखिएगा शेयर होल्डर गवर्नमेंट का ये कोई काम नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम होता है। तो मैनेजमेंट, ये बहुत सिंपल था, इसका आंसर मैंने ऐसे ही बता दिया। अब आता है ऑडिटिंग बिगिन वेयर एंड्स। बच्चों आपको पता है सेलिंग होने के बाद ऑडिटिंग नहीं होगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कोई मतलब नहीं, अकाउंटिंग। इसका आंसर होगा अकाउंटिंग। तो इसका क्या मतलब आंसर होगा? अकाउंटिंग, मतलब सी। जब अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो ईयर एंड होने के बाद, अकाउंटिंग कंप्लीट होने के बाद ऑडिट स्टार्ट होती है। तो वही कह रहा है कि ऑडिटिंग बिगिन वेयर अकाउंटिंग एंड। क्लियर हो गया। अब अगला आता है द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज ऑटोमेटिकली चेक बाई अनदर क्लर्क इज कॉल्ड। अभी हमने ऊपर ही बताया था कि एक एम्प्लॉय के कार्य को दूसरे एम्प्लॉय द्वारा ऑटोमेटिक चेक करना ही इंटरनल चेक कहलाता है। इसका जो आंसर होगा आंतरिक जांच, इंटरनल चेक। एक एम्प्लॉय या एक क्लर्क के काम को ऑटोमेटिकली चेक करना दूसरे क्लर्क द्वारा, उसको इंटरनल चेक कहा जाता है। तो इसमें इंटरनल कंट्रोल आंसर नहीं होगा, इंटरनल चेक होगा, इंटरनल ऑडिट नहीं होगा। तो इसका मतलब इंटरनल चेक इसका आंसर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आता है वेरिफिकेशन इज। क्वेश्चन आता है कि वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। कह रहा है क्या ये बिजनेस के लेन देन को रिकॉर्ड करने की कला है। एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्या लेखा खातों को जांच करने को कहते हैं। द एक्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कह रहा है यह स्थापित करता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज लिखी गई हैं वो सारी सत्य हैं। और डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, या फिर वेरिफिकेशन का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, मतलब फ्रॉड और मतलब त्रुटियों को पता लगाने से। तो कुल मिला करके इसमें जो आंसर है ये पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, सी आंसर होगा। द एक्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग। वेरिफिकेशन का मतलब होता है जब ऑडिटर बच्चों वेरीफाई करता है बैलेंस शीट वगैरह को, तो देखता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्रीज लिखी वो सही लिखी हैं, प्रॉपर वैल्यू होकर के लिखी गई नहीं। तो इसलिए वेरिफिकेशन सी में आएगा। वेरिफिकेशन का मतलब होता है, आप सी से लगाइए कि एक मिनट, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया PDF। वेरिफिकेशन मतलब होता है पॉइंट नंबर सी, 13 का सी होगा। क्या होगा कि द एक्ट ऑफ इस्टेब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। समझ में आई बात? चलिए अगला पॉइंट आता है इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल चेक आर। पूछ रहा है कि क्या आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक जांच, इंटरनल कंट्रोल
एंड इंटरनल चेक, आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक जांच, क्या दोनों सेम हैं या दोनों अलग अलग हैं? या इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड इंटरनल चेक, मतलब क्या इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक आता है या नन ऑफ द अबव? तो बच्चों जब आपको इंटरनल कंट्रोल पढ़ाया गया होगा या आपको मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है इंटरनल चेक। तो ये दोनों सेम नहीं होता, मतलब इंटरनल कंट्रोल के अंदर ही इंटरनल चेक आता है। तो ये आंसर आप सी लिखेंगे। तो 14 का सी, ठीक है, 14 का सी हो गया। अब अगला आता है, देखिए अगला टॉपिक, एन ऑडिटर इज़ लाइक अ, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। मैंने आज ही क्लास में बताया था कि किंगस्टन कॉटन मिल्स का एक केस हुआ था, जिस केस में बताया था कि ऑडिटर एक वॉच डॉग होता है, ना कि ब्लड हाउंड। ये केस लॉ मैंने आज ही क्लास में समझाया है। तो एन ऑडिटर इज़ लाइक अ वॉच डॉग, ऑडिटर एक पालतू कुत्ते की तरह होता है, शिकारी कुत्ते की तरह नहीं। तो वॉचमैन नहीं होगा, पुलिस डॉग नहीं होगा, मैड डॉग नहीं होगा, सिर्फ वॉच डॉग होगा। ये बहुत सिंपल आंसर है, इसको आप समझ गए होंगे। अब अगला टॉपिक आता है, अगला क्वेश्चन है, द कंपनीज ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू गिव, कंपनी ऑडिटर से हम उम्मीद लगाते को हमें देगा क्या? हिज एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट द अकाउंट्स, ए फैक्चुअल पोजिशन अबाउट द अकाउंट्स, ए क्रिटिकल रिव्यू ऑफ द अकाउंट्स, फाइनल असिस्टेंस। चार ऑप्शन दे रहा है, पूछ रहा है कि क्या कंपनी के ऑडिटर से हम क्या उम्मीद लगाते हैं, को हमें क्या देगा? क्या वो अपना ओपिनियन देगा अकाउंट को लेकर के, या वो फैक्ट पोजीशन बताएगा अकाउंट कैसी स्थिति में है, फ्रॉड है, कैसा है, या क्रिटिकल रिव्यू देगा, मतलब समीक्षात्मक चिंतन बताएगा, अपनी समीक्षा देख करेगा कि हाँ अकाउंट कैसा बना हुआ, या फाइनेंशियल असिस्टेंट या कंपनी को वो वित्तीय सहायता देगा। तो याद रखिएगा, इस टाइप क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होगी तो आप हमेशा याद रखिए इसका जो आंसर होगा, ऑडिटर ओपिनियन बाद में देता है, लेकिन सबसे पहले उसका काम होता है वो बी पॉइंट, वो बताए कि आपकी कंपनी का अकाउंट किस स्थिति में है, फ्रॉड है या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है या क्या प्रॉब्लम। तो ये चीज़ उसको बताना पड़ता था, हम उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे अकाउंट के पोजीशन के बारे में फैक्चुअल बताएगा। समझ में आई बात? ठीक है। ओपिनियन वगैरह देना बेटा बात की बात है, वो उसकी मर्जी दे या ना दे, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए पूछ सकते हैं क्योंकि वो ऑडिट करने तो अकाउंट का ही है ना, तो इसलिए हम जानकारी ले सकते हैं, भाई आप क्या कर रहे हैं बताइए। ऑडिटर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय, कह रहा है संयुक्त स्कंध कंपनियों का ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? ये क्वेश्चन आपको भ्रमित कर रहा है बच्चों, याद रखना। ऑडिटर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी आर अपॉइंटेड बाय, जो ऑडिटर होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी का वो कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। देखो क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, अगर फर्स्ट ऑडिटर होता तब आप डायरेक्टर लिखते, तो डायरेक्टर नहीं होगा। एनुअल जनरल मीटिंग, क्वेश्चन सही है बट ये और सी देख लेते हैं, इलेक्शन एट द एनुअल जनरल मीटिंग, तो आंसर यही होगा इलेक्शन, मतलब जो फर्स्ट जो ऑडिटर होता, सॉरी जो ऑडिटर जॉइंट स्टॉक का होता है उसको हम एनुअल जनरल मीटिंग में ही इलेक्ट करते हैं। तो इलेक्शन वाला लिखना है, ऊपर बी वाला मत लगाना, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट लिख दिया क्या उसका चुनाव होता, बिल्कुल। तो बेटा एनुअल जनरल मीटिंग, अगर इलेक्शन ना लिखा हो एनुअल जनरल मीटिंग लिखा हो तब तो आप उस पर माना, लेकिन अगर वहाँ पर इलेक्शन एट द एनुअल जनरल मीटिंग लिखा है और एनुअल जनरल मीटिंग तब आप इलेक्शन पर मानना, ठीक है। तो आंसर इसका होगा सी, इलेक्शन एट द एनुअल जनरल मीटिंग। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, समझ में आएगा, प्रैक्टिस कर लिया करिए, थोड़ा थ्योरी पढ़ के अच्छे से तैयार हो जाएगा। अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव बाई, कह रहा कि एक कंपनी ऑडिटर को कैसे हटाया जा सकता है? भाई कंपनी ऑडिटर कब हटाया जाएगा? जब कुछ गलत करेगा, जब कंपनी में नियम के अनुसार काम नहीं करेगा, फ्रॉड करेगा, जब वो हेल्प करेगा क्लर्कों की कि तुम फ्रॉड करो, तो ऐसे में जब वो गबन करेगा खातों की, गलत रिपोर्ट बनाएगा, तो ऐसे में ऑडिटर को कब हटाया जा सकता है देखते हैं। तो एन ऑडिटर कैसे रिमूव हो सकता है बेटा? क्वेश्चन आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, या मैनेजिंग डायरेक्टर करता है, या एनी डायरेक्टर करेगा, या जनरल मीटिंग। अब आप सोच के बताओ कि एक ऑडिटर को कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो क्वेश्चन आता है भाई उसको जनरल मीटिंग में अपॉइंट करते हैं शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर ही उसको रिमूव कर सकते हैं, मालिक ही उसको हटा सकता है, डायरेक्टर ऑडिटर की औकात नहीं है। तो डायरेक्टर कह सकता है कि ये गलत कर रहा है लेकिन हटा नहीं सकता, तो जनरल मीटिंग में ही एक ऑडिटर को रिमूव किया जाएगा, याद रखना, हटाया जाएगा। रेजोल्यूशन पास होगा, चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन हो या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो, उसमें पास करके उसको हटाया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है वैकेंसी कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑडिटर इज फिल्ड बाय, पूछ रहा है कि जो वैकेंसी, जो रिक्ति उत्पन्न हो गई ऑडिटर के रेजिग्नेशन देने से, इस्तीफा देने से, उसको कौन भरेगा? मतलब ऑडिटर अगर रिजाइन कर देता है तो वो वैकेंसी कौन फिल करेगा कंपनी में, कौन भरेगा?
तो आंसर आएगा, पूछ रहा 4 आंसर, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भरेंगे, या मैनेजिंग डायरेक्टर भरेगा, या जनरल मीटिंग में भरा जाएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट भरेगी उस पद को। तो आप बच्चे बताएं आंसर क्या होगा। जाहिर सी बात है कि ऐसे जो मामले होते हैं शेयर होल्डर ही अपॉइंट करेगा उनको, अगर वो रिज़ाइन करते हैं शेयर होल्डर दोबारा किसी को अपॉइंट करेगा, तो वहाँ पर जो आंसर आपका आएगा जनरल मीटिंग ही आएगा। 19 का सी, ठीक है, क्या आएगा, जनरल मीटिंग, ठीक है, सी मतलब शेयर होल्डर ही अपॉइंट करेंगे, शेयर होल्डर ही हटाएंगे, शेयर होल्डर ही दोबारा वैकेंसी भरेंगे। वो मालिक हैं भाई, माई बाप हैं, उनको करना है तो वही करेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है ऑडिट इन डेप्थ मीन्स, पूछ रहा है कि ऑडिट इन डेप्थ मतलब गहराई में ऑडिट करने का मतलब क्या होता है। ऑडिट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम मतलब कंपनी में जितने आइटम हैं उनका ऑडिट करना। इंटेंसिव ऑडिट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम मतलब कंपनी में जितने आइटम हैं उनका डिटेल में ऑडिट करना। इंटेंसिव ऑडिट ऑफ फ्यू आइटम कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ आइटम को डिटेल में जांच करना। ऑडिट ऑफ अ फ्यू सिलेक्टेड आइटम मतलब कुछ सिलेक्टेड आइटम की ऑडिट करना। तो ऑडिट इन डेप्थ का मतलब नाम से ही लग रहा है कि डिटेल में जांच करना हर आइटम का। तो इंटेंसिव ऑडिट ऑफ ईच एंड एवरी आइटम, तो ईच एंड एवरी आइटम का गहन जांच ही ऑडिट इन डेप्थ कहलाता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब आता है कंकरेंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ, हालांकि मैं कंकरेंट ऑडिट पे आपको टॉपिक बताऊंगा, ये थ्योरी का पार्ट है बेटा। कंकरेंट ऑडिट हो गया, स्टैचुटरी ऑडिट हो गया, स्पेशल ऑडिट हो गया, ये प्रोप्राइटरी ऑडिट हो गया, ये सब थ्योरी दूंगा। अभी थोड़ा पहले एमसीक्यू सीरीज कर लें 4-6 उसके बाद। तो कंकरेंट ऑडिट इज़ अ पार्ट ऑफ, तो कंकरेंट ऑडिट पूछ रहा है ये किसका पार्ट होता है। तो याद रखना कंकरेंट ऑडिट हमेशा इंटरनल ऑडिट सिस्टम का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम का। तो ये सारी थ्योरी जब पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। तो इंटरनल ऑडिट सिस्टम, ना ये इंटरनल चेक सिस्टम का पार्ट होता है, ना ये बेटा फाइनल ऑडिट का पार्ट होता है, तो ये ना कंटिन्यूस का होता है, ये इंटरनल ऑडिट सिस्टम का पार्ट होता है। तो कंकरेंट ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। समझ में आई बात। चलिए ऑडिट इन डेप्थ इज सिनोनिम फॉर, कह रहा ऑडिट गहराई में करने की पर्यायवाची क्या बनेगी। कंप्लीट ऑडिट, फाइनल ऑडिट, डिटेल ऑडिट, पार्शियल ऑडिट। एक मिनट बेटा, सॉरी वो गलती से बैक हो गया, एक मिनट। चलिए पूछ रहा है आपसे, थोड़ा सा सॉरी चाहेंगे, सॉरी बोलेंगे भाई, हो गया बैक हो गया, अब क्या कर सकते हैं। मोबाइल से स्क्रीन से रिकॉर्ड करके बनाना पड़ रहा है, डिजिटल बोर्ड पे भी हम 2 महीने बाद ही आ पाएंगे। पूछ रहा है आपसे कि बताइए ऑडिट इन डेप्थ की पर्यायवाची क्या होगी, मतलब गहराई में ऑडिट करने की पर्यायवाची क्या है। क्या कंप्लीट ऑडिट होगी, या फाइनल ऑडिट होगी, या डिटेल ऑडिट होगी, या पार्शियल ऑडिट। तो याद रखना डिटेल ऑडिट इसकी पर्यायवाची बने। कंप्लीट ऑडिट मतलब डिटेल ऑडिट जरूरी नहीं है कि डिटेल ऑडिट हुआ, लेकिन डिटेल ऑडिट हुआ तो मतलब कंप्लीट भी हुआ है, फाइनल भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो इसलिए इसमें आंसर डिटेल ऑडिट आएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा बैलेंस शीट ऑडिट इंक्लूड वेरिफिकेशन ऑफ, कह रहा बैलेंस शीट ऑडिट में किस चीज़ की वेरिफिकेशन इंक्लूड होती है। तो बच्चे असेट्स और लाइबिलिटीज़ लिखा, डायरेक्ट उसी टिक लगा देते हैं, गलत। असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वेयर अप्रोप्रिएट, कह रहा है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो मतलब ये तीनों का बेटा वेरिफिकेशन बैलेंस शीट ऑडिट में ऑडिटर करता है। तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर होगा डी होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बैलेंस शीट ऑडिट में तीनों का आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव कर लेंगे। अब अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कंटिन्यूअस ऑडिट, कह रहा है कि कंटिन्यूअस ऑडिट को लेकर के निम्नलिखित में से कौन सा आंसर गलत है। क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा आंसर सही नहीं है कंटिन्यूअस ऑडिट को लेकर के। तो कंटिन्यूअस ऑडिट क्या होता है, जब बेटा ऑडिटर हर 4 दिन 6 दिन हफ्ते में लगातार ऑडिट करता है बड़ी कंपनियों की, क्योंकि उसको पता है फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा है, या कंपनी बड़ी है, लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट हम सही नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए वो कंटिन्यूअस ऑडिट करता है। तो कंटिन्यूअस ऑडिट को लेकर के पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कह रहा इट इज़ कंडक्टेड एट अ रेगुलर इंटरवल, मतलब ये तो सही है कि भाई कंटिन्यूस ऑडिट हर इंटरवल पे, रेगुलर इंटरवल पे होता रहता है, तो ये तो गलत नहीं है, तो पहला आंसर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है इट मे बी कैरीड आउट ऑन अ डेली बेसिस, जाहिर सी बात ये डेली बेसिस भी हो सकता है, तो यह भी आंसर गलत नहीं है, स्टेटमेंट सही है ये भी। इट इज़ नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैड अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यह तभी आवश्यक होता है जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के पास यह तभी आवश्यक है जब ऑर्गेनाइजेशन के पास गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो, मतलब अच्छी नियंत्रण प्रणाली हो, तो यही गलत हो गया। कंटिन्यूअस ऑडिट
रेगुलर होगा, चाहे कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा हो या ना हो, चाहे इंटरनल चेक अच्छा हो या ना हो, चाहे इंटरनल ऑडिट अच्छा हो ना हो, इट इज़ एक्सपेंसिव। या यह भी सही है। तो यही गलत पार्ट है, मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होने से कंटिन्यूस ऑडिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे अच्छा हो ना हो, लेकिन ऑडिट होगी। तो ये इट इज़ नीडेड कह रहा है कि भाई इट इज़ नीडेड व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यही स्टेटमेंट गलत है, मतलब कंटिन्यूस ऑडिट से इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, चाहे आपके कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो अच्छा या ना हो। आंसर समझ में आ गया? तो इसका मतलब इसका जो आंसर था, अगर हम टिक लगाएं तो ये सी होगा, 25 का सी। ठीक है। अब अगला आता है बैलेंस शीट ऑडिट डज नॉट इंक्लूड। बैलेंस शीट ऑडिट में क्या नहीं आता है? वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये तो आएगा। वाचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट रिलेटेड टू असेट्स एंड लाइबिलिटीज, इसके बाद ये तो आएगा। एग्जामिनेशन ऑफ एडजस्टिंग एंड ऑडिटिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, भाई ये भी आएगा, बैलेंस शीट का मेन पार्ट है। लेकिन रूटीन चेक ये नहीं आएगा। रूटीन चेक बैलेंस शीट का पार्ट नहीं, बैलेंस शीट लास्ट में बनती है और इसका लास्ट में चेकिंग होती है, तो इसलिए रूटीन चेकिंग तो रेगुलर होती है, तो इसलिए बेटा बैलेंस शीट में ये तीनों चीज़ें आएंगी, ये लास्ट वाला पार्ट नहीं आएगा, इसलिए रूटीन चेक इसका आंसर होगा। बैलेंस शीट में ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती है, रूटीन चेक। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन है अंडर चेक सिस्टम प्रिंसिपल इज फॉलोड। कह रहा है कि चेक सिस्टम, चेक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक एम्प्लॉय के काम को दूसरा एम्प्लॉय देख रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ लेबर का डिवीजन होगा। भाई कंपनी में जितने क्लर्क हैं या लेबर हैं, इनका डिवीजन होगा, तभी तो अच्छा चेक सिस्टम होगा, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का काम चेक कर पाएगा। तो यहाँ पर लेबर का डिवीजन होगा, तो पहला ये आंसर हम बता दे रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ वर्क नहीं होगा, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन नहीं होगा, अकाउंटेंसी नहीं होगा, पहला आंसर होगा डिवीजन ऑफ लेबर। तो बच्चों आपको उम्मीद है कि आज की हमारी जो क्लास है, सेशन है, वो समझ में आ गई। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। मैं फिर मिलता हूँ अगली सीरीज के साथ।